सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना या सरकार की नीतियों को अपोज करना ये जुर्म बन गया। चाहे ये सरकार फैसला वापस ले या न ले जी, चाहे अदालत हमारी बात को न सुने जी, तब भी हम इस सॉन्ग को नहीं पढ़ सकते। नाज़रीन, आज इंटरव्यू सीरीज़ के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आले जनाब सैयद कासिम रसूल इलियास साहब से, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक पर्सन हैं। तो सबसे पहली बात उमर खालिद को लेकर के, तमाम लोगों को जमानत मिली, शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत तो नहीं मिल पाई। देखिए, पहली बात तो ये है कि असल में ये पूरा केस जो उमर खालिद और उनके दोस्तों पर लगाया गया है ये पूरा फर्जी केस है। और केस को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये जो CAA NRC की तहरीक चल रही थी, सरकार ने ये महसूस किया कि ये हमारे एक फैसले के ख़िलाफ़, हमारे लेजिस्लेचर के ख़िलाफ़ जो है ये तहरीक खड़ी की है और उसको चैलेंज किया है और वो एक मास मूवमेंट बन गई थी। दूसरी बात, तो उसमें एक चीज़ जो दूसरा पहलू था उसका, वो था कि ये तहरीक मुसलमानों की ट्रेडिशनल लीडरशिप में नहीं खड़ी की थी। ये कॉलेज के लड़के और महिलाएं, मुस्लिम ख़वातीन, ये लोगों ने खड़ी की थी। इस तहरीक की खूबी ये थी कि चंद दिनों के बाद ही सिविल सोसाइटी के लोग भी जुड़ गए इससे, अच्छे खासे सिविल सोसाइटी के लोग भी इससे वाबस्ता हो। तो सरकार को लगा कि भाई इसका मतलब ये कि मुसलमानों के अंदर एक नई लीडरशिप खड़ी हो रही है, तो इससे डील करना मुश्किल काम होगा, इसलिए कि ये तो आंखों में आंखें देख के बात करते हैं, सरकार के फैसलों को चुनौती देते हैं। तो उनको कैसे ख़त्म किया जाए, तो ये केस डिज़ाइन किया गया। दिल्ली में दंगे हुए और दिल्ली के दंगों से इन लोगों को जोड़ दिया गया कि साजिश इन लोगों ने रची थी। हालांकि उमर खालिद तो उस ज़माने में दिल्ली में भी नहीं थे, वो CAA की तहरीक में बिहार के दौरे पर थे उस वक्त। तो एक बात तो ये है कि ये पूरा केस फर्जी केस है, ये डिज़ाइन किया गया है। 30,000 पेज पन्नों की चार्जशीट है, 900 गवाह हैं। तो केस को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये लंबा प्रोलॉन्ग चलता रहे और ज़िंदगियाँ इन लोगों की इसी केस को लड़ने में खप जाए। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह रहे हैं सर कि अब सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना या सरकार की नीतियों को अपोज करना ये जुर्म बन गया है। ये जुर्म है। आप देख रहे हैं ना कि जो लोग भी विपक्ष के, वो लीडर भी जो पार्लियामेंट के अंदर चुनौती देते हैं, उनको भी जेल में भेज दिया जाता है, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होती हैं, उनके खिलाफ भी FIR करवाई जाती है। तो सरकार जो है ना, ये मौजूदा सरकार एक ऐसी सरकार है जो अपने खिलाफ किसी भी डिसेंट को, किसी भी यानी आवाज़ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि अभी एक हाल ही में बिहार की घटना, पप्पू यादव को जेल में डाल दिया गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ सर में कि अब देख रहे हैं कि जो लोग भी आवाज़ उठाते थे, संजय सिंह जेल में गए, केजरीवाल जेल में गए और कई लोग जेल में गए, या जो पार्टियां जेल में नहीं गई उनको तोड़ दिया गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरकार, एक ऐसी सरकार आई हमारे देश में जो अपने खिलाफ किसी भी आवाज़ को उठने देना नहीं चाहती है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि कोई ऐसी लीडरशिप को खड़ा नहीं होने देना चाहती है मुसलमानों के दरमियान जो ईमानदारी के साथ में मुसलमानों की लीडरशिप करे और सरकार से आंख मिलाकर बात कर सके। तो ये पूरा केस उसी तरह डिज़ाइन किया गया है कि उसमें UAPA हमारे यहाँ एक ऐसा कानून है जो अगर किसी पे लगा दिया गया तो उसको बेल ही नहीं मिल सकती आसानी के साथ। आप उमर खालिद और शर्जील इमाम या CAA की तहरीक को मुस्लिम लीडरशिप से जोड़ रहे हैं। हालांकि दूसरी मुस्लिम लीडरशिप है इस मुल्क में जो आंखों में आंखें डालकर बात करती है, उनका भी दावा है, वो हिसाब खुद बोलते हैं। तो ये कहना कि मुसलमानों की कोई लीडरशिप जो आंखों में आंखें डालकर बात करे उसको दबाया जा रहा है। नहीं, देखिए, असल में हमारे यहाँ बयान देने की हद तक तो बहुत सारे लोग हैं जी। समाज सड़क पे उतर कर तहरीक चलाने वाले लोग, ज़मीनी सतह पर काम करने वाले लोग, वो नहीं है। दूसरी बात इस केस में यह है कि इसमें उमर खालिद केस को अगर हम लेते हैं तो पहले लोअर कोर्ट से रिजेक्ट हुई, फिर हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट में हम गए, 14 बार एडजर्नमेंट हुआ, 9 महीने तक केस चला, फिर एक ही बेंच को भेजा जाने लगा तो हमने वहाँ से विड्रॉ किया, फिर लोअर कोर्ट में गए, फिर हाई कोर्ट में गए, अब सुप्रीम कोर्ट में आए। इस बार सबको तवक्को थी कि सुप्रीम कोर्ट से वो बात यानी फैसला हो जाएगा। उसकी 2 वजह थी। एक वजह थी कि ये लंबे अरसे तक जेल में रहना, हमारा खुद कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि लाइफ और लिबर्टी का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 21, वो ये कहता है कि यानी हर आदमी इनोसेंट है जब तक कि उस पर केस साबित ना हो जाए।
और किसी भी आदमी को जब केस प्रोलॉन्ग चल रहा हो तो उसको जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। और यही वजह है कि हमारे यहाँ बार बार हमारे बहुत सारे जजों ने ये बात कही कि जेल इज़ द रूल, बेल इज़ द रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। और ख़ुद उमर खालिद के से पहले जो कई केसेस सेटल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 4 साल 3 साल के बाद और 200 गवाह 300 गवाह होने की बुनियाद पर बेल दे दी गई। ये तो बिल्कुल फिट केस था कि 5.5 साल से ज़्यादा गवाह गुजर गया था, 900 गवाह हैं, अभी 5 साल में चार्जेज ही फ्रेम नहीं हुए हैं, तो कोर्ट केस चलने वाला नहीं है आसानी के साथ। तो इस बुनियाद पर मिलना चाहिए था। लेकिन इस बेंच ने जो बुनियाद बनाई है बड़ी मज़ाक़खेज़ बुनियाद है। पहले तो ये कहा उन्होंने कि ये ठीक है कि लंबे अरसे तक किसी को जेल में रखा नहीं जा सकता, लेकिन वो अभी थ्रेशोल्ड नहीं आया, यानी 5.5 साल का अरसा भी लंबा अरसा नहीं है। हालांकि अगले दिन एक दूसरे आदमी को बेल मिल गई, वो उसको 3 साल ही हुए थे गालिबन और 200 गवाह थे, उसको बेल मिल गई। एक बात तो ये बताई उन्होंने, और दूसरी बात ये बताई कि शर्जील इमाम और उमर खालिद जो है वो आइडियोलॉजिकल आर्किटेक्ट थे इस पूरी तहरीक के, ये मनसूबा साज थे, इन्होंने ही बनाया था मनसूबा, बाकी लोग तो फॉलोअर थे। तो इनका जुर्म उनसे ज़्यादा है, बाकी लोगों का जुर्म कम है, तो उनको बेल दे दी जाएगी, इनको बेल नहीं दी। बेल एप्लीकेशन के फैसला आने से पहले आप अमेरिका जाते हैं और उसके फ़ौरन बाद से कुछ अमेरिकी सांसद जो है शर्जील इमाम और उमर खालिद को लेकर के एक लेटर जारी करते हैं। तो क्या अमेरिकी सांसदों के लेटर का जारी होना भी बेल ना मिलने की कोई वजूहात में शामिल है, किसी वजूहात में? देखिए, अमेरिकी सांसदों ने जो बात कही है उससे पहले दुनिया के 200 बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने भी एक स्टेटमेंट दिया था। उसमें नाम चॉम्स्की भी थे और भी कई लोग थे, और उन्होंने कहा था कि उमर खालिद को बेल मिलनी चाहिए। तो अब ये मसला हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है। हाँ, ये एक आलमी पैमाने पर जो मसला चल रहा है आज भी है और पहले से भी है। तो मैं अमेरिका जब गया तो हर जगह मुझसे लोग मिल रहे थे। मैं तो अपने निजी दौरे पे गया था अमेरिका, मेरी बेटी वहाँ रहती है। तो वहाँ पर जब मैं वाशिंगटन गया तो एक साहब ने कहा कि भाई यहाँ के कुछ सांसद आपसे मिलना चाहते हैं। मैं उनसे मिला, उन्होंने बहुत तशवीश का इजहार किया कि हम फॉलो कर रहे हैं हमारे केस को और हमें समझ में नहीं आ रहा कि बेल क्यों नहीं मिल रही है। तो फिर उन्होंने कहा भाई हम कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा ये आप कुछ कर सकते हैं, करिए, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। तो उन्होंने 1-2 सांसद थे, उन्होंने और 2 सांसदों ने मिलकर बाकी लोगों से बात की, और 6 लोगों ने, जिसमें से 8 लोगों ने, जिसमें 6 लोग कांग्रेस के लोग थे और 2 लोग सेनेट के लोग थे, उन लोगों ने एक ख़त एम्बेसडर को लिखा और उसमें उन्होंने बुनियादी बातें कही है कि भाई इंटरनेशनल नॉर्म के हिसाब से भी और उसके हिसाब से भी उनको बेल मिलनी चाहिए। तो वो ख़त लिखा था। इसी तरह ममदानी से मुलाकात हुई थी मेरी। ममदानी तो कोई ऐसी बात नहीं की अपने ख़त में, उन्होंने सिर्फ एक ताल्लुक़ का इजहार किया उमर खालिद के साथ। तो उसको बुनियाद बनाकर यहाँ पे अपोजिशन यानी बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन केस की बुनियाद वो नहीं बना, इस फैसले की बुनियाद वो नहीं बना, इसलिए कि ये फैसला उस बात के पब्लिक डोमेन में आने से पहले ही हो गया। यानी ये फैसला लिखा जा चुका था, ये जजमेंट ज़रूर 5 तारीख को आया, लेकिन जजमेंट लिखा पहले जा चुका। अच्छा, जब उमर खालिद को सिस्टर की जो है शादी के टाइम उनको पैरोल मिली थी, वो आए और परिवार के साथ उन्होंने वक्त बिताया, उनका नफ्सियाती जो एक इंसान की जो तब्दीली होती है, उनका मोरल कहीं से डाउन दिखा आपको या हौसला टूटता हुआ? देखिए, खुद खास बात यह है कि उमर खालिद का मोरल ना उस वक्त डाउन था ना इस फैसले के बाद डाउन। जब हमारा एक प्रोग्राम हुआ था वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का नागपुर, एवत महल और अमरावती में, तो नागपुर में इनको तकरीर करने से आने से रोक दिया पुलिस ने, एवत महल में रोक दिया। हम किसी तरह अमरावती में स्टेज पे लेके चले गए। अमरावती की उस तकरीर को ही इन्होंने इसके अंदर चार्जशीट में डाला, हालांकि उस तकरीर में एक बात भी ऐसी नहीं है सरकार के खिलाफ। सारी तकरीरें बार बार यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर सुनी जाती हैं और पूरी दुनिया ये सुन करके हैरतज़दा है कि इन तकरीरों में ऐसा क्या है जिसके बिहार पर जो है इनका बार बार बेल डिनाई किया जा रहा है। तो वो एक अलग कंडीशन है, लेकिन होता है कि जब कोई परिवार या कोई शख्स जब है सोशल एक्टिविस्ट जब समाज में उतर काम करता है, तो आज की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं रोड़ा डालती है उसके सोशल एक्टिविटी में और उसके साथ कुछ ना कुछ कहीं ज़्यादती होती है।
इस जाति को लेकर के आपको आपके परिवार के बाहर, आपके समाज से, आपके लोगों से क्या सहयोग मिल पा रहा है? देखिए, मैं ये कहूँगा आपसे कि मैं शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहाँ मैं गया हूँ और लोगों ने ये नहीं कहा कि हम वर्किंग वहाँ गए हैं। अमेरिका के अंदर भी आपको हैरत होगी कि मैं एक प्रोग्राम में था और हम लोगों ने पैरोल के लिए दरख्वास्त दे रखी थी, बेल के लिए, शादी के लिए। तो वहाँ दिन और रात का फ़र्क होता आप जानते हैं। जी जी। तो यहाँ वो यहाँ रात में फ़ैसला हो गया था तो हम देख नहीं सके। तो दूसरे दिन प्रोग्राम में गया तो वहाँ के लोगों ने कहा भाई हमारे को मोबाइल मिल गई। तो उनसे मुझे मालूम हुआ था कि हमको वहाँ मिल। तो इसका मतलब है कि सब पूरे लोग कनेक्टेड है पूरे दुनिया। तो ये ख़ास बात है कि उमर खालिद के सिलसिले में बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट हमको मिल रहा है पब्लिक से, आम लोग। अच्छा, स्पेसिफिक अगर मैं एक कम्युनिटी खास की बात करूँ मुसलमानों की, तो मुसलमान अपने खिलाफ हो रहे इस सरकारी अत्याचार या सरकारी जुल्म और जाति के खिलाफ इज्तिमाई संघर्ष नहीं करता, इसकी क्या वजह हो सकती है? असल देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो उसकी वजह यह है कि मुसलमानों ने इज्तिमाई संघर्ष किया है हिंदुस्तान में, लेकिन सिर्फ वो दीनी मामलात में किया है। सियासत में तो दिन का हिस्सा है। चाहे चाहे नहीं बता रहा हूँ आपको मैं, चाहे शाहबानों का मामला रहा हो या मुस्लिम परसिल्ला का मामला रहा हो, पहला संघर्ष मुसलमानों के सियासी इश्यूज पर कोई था तो वो सीट है ना, और वो भी मुसलमानों की ट्रेडिशनल एडिशन में नहीं की जी। उसकी वजह मेरे नज़दीक ये है कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक एक लंबे अरसे तक मुसलमानों ने अपने आप को सियासत से विड्रॉ कर रखा था। वो सिर्फ वोट देने की हद तक सियासत करते थे, किसको दें, और अभी भी यही सूरत हाल है। अब थोड़ा सा मुसलमानों के दरमियान में ये एहसास होने लगा कि भाई हमको भी सियासी मैदान में आना चाहिए। तो अब कुछ सियासी सरगर्मियाँ शुरू हुई हैं पूरे मुल्क में, पार्टियाँ बनना शुरू हुई। अब ये पार्टियों में दोनों तरह की पार्टियाँ हैं, कुछ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं, कुछ सबकी पॉलिटिक्स करते हैं। तो वो एक माइंडसेट बना हुआ है। तो मुसलमानों की जो ट्रेडिशनल लीडरशिप है वो मास मूवमेंट नहीं चलाती है, कोई किसी मुद्दे के ऊपर में कोई तहरीक नहीं चला रही है, और सिर्फ इस बड़े कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम या कुछ पब्लिक जलसे या कुछ बयान, इस हद तक ही हमारी बात होती है। तो जब तक कोई सियासी पार्टी आपकी ऐसी न हो जो पूरे मुल्क के लिए काम करे, सबके लिए काम करे, लेकिन मुसलमानों के जो बुनियादी सवालात हैं उनको भी लेकर लीड करे, तब जाकर आप कोई तहरीक खड़ी कर सकते। आपने मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड का नाम लिया। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने वंदे मातरम को लेकर के गाइडलाइन जारी की है। इस पर मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड ने लेटर जारी करके ये कहा कि ये विड्रॉ होना चाहिए, ये नाकाबिल कबूल से खिलाफ हम तोड़ जाएंगे। इसको लेकर के मीडिया में बहुत तरह की जो है बातें कही जा रही हैं, क्या है ये पूरा मसला? देखिए, ये जो वंदे मातरम पर जो हाल में हमारी होम मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन जारी किया है, इस पर पर्सनला बोर्ड ने और मुस्लिम तंजीमों ने बोला है और वेलफेयर पार्टी ने भी बोला है। हमारी तीन बुनियादी बातें। पहली बात तो एक 1937 में कांग्रेस के अधिवेशन में इसका फैसला हो गया था कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 स्टैंजा पढ़े जाएंगे, बाकी स्टैंजा नहीं पढ़े जाएंगे। और उसकी बुनियाद ये थी कि बाकी स्टैंजा के से मुसलमानों को आपत्ति है, मुसलमानों को उससे एतराज़ है। और एतराज़ की बुनियादी वजह ये थी कि वहाँ देवी देवताओं की बातें कही गई थी, और उसके साथ साथ तो देश को एक तरह की देश की वंदना की बात की गई थी, पूजा करना, इबादत करना, हमदोसना। जो हम मुसलमान सिर्फ हमदोसना अल्लाह ताला की करता है, किसी और को नहीं करता। तो मुसलमानों के अक़ीदे से ये चीज़ बराह रास्त टकराती है। तो हमने ये बात कही है कि जो चीज़ ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुकी थी उसको, उस गड़े मुद्दों को इन्होंने उखाड़ा है दोबारा। दूसरी बात ये कि इन्होंने ख़ास मौके का इंतज़ार इस वक्त ये किया कि अभी बंगाल में इलेक्शन होने जा रहे हैं जी। तो बंगाल के इलेक्शन को बुनियाद बनाकर के उसमें चूँकि वंदे मातरम वहीं से रिलेट करता है, दुर्गा की बात है, बहुत सारी बात है, बंकिम चंद्र ने लिखा है, आनंद मठ का हिस्सा है, तो उससे वहाँ के लोगों को प्रभावित करने के लिए भी एक कोशिश की जा रही है। मतलब एक पोलराइजेशन की राजनीति है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, लोअर हाई कोर्ट के फैसले हैं, जिसमें ये कहा गया कि जनगण मन और वंदे मातरम की एक स्टेटस नहीं है। जनगण मन लीगल स्टेटस है, इसको लीगल स्टेटस नहीं है। तो इस पर एहतराम खड़ा होना, इसको सॉन्ग करना, इसकी ज़रूरत नहीं है।
तो इन सब बुनियादों के बाद भी अगर सरकार उसको लाने की कोशिश करती है तो उसके दो रीज़न है। एक रीज़न तो बंगाल के इलेक्शन को प्रभावित करना है और दूसरा इलेक्शन हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा करना है। ये कहने की कोशिश करना है कि भाई देखिए मुसलमानों इसके देश की वंदना की जा रही है, उसमें क्या परेशानी है, मुसलमान इसके लिए तैयार नहीं है। अरे भाई जो चीज़ उनके अकीदे को देखिए, हम ये बात कहते हैं कि ये देश के संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ क्यों कहते हैं? आर्टिकल 25 में और आर्टिकल 14 में जी, आर्टिकल 14 में ये कहा कि सब कानून निगाह में बराबर हैं जी, और आर्टिकल 25 में ये कहा गया कि हर आदमी को अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी है, अपना अकीदा रखने की आज़ादी है। तो जो चीज़ हमारे अकीदे से टकराती है उसको आप हम पर कैसे थोप सकते हैं? ये तो दस्तूरी तौर पर गलत है। तो हम ये कहते हैं कि ये फैसला सियासी एतबार से भी गलत है, ये फैसला कानूनी एतबार से गलत है और ये फैसला हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ भी है। इस बुनियाद पर हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए जैसे कि अभी तक के जो हाल फिलहाल के कोर्ट के जजमेंट आए हैं, तो बहुत सारे जजमेंट जो आए हैं वो इंतहाई जो अफसोसनाक है। जैसे वो संभल जामा मस्जिद का मसला हो या ज्ञानवापी मस्जिद का मसला हो, या इस तरह के बहुत सारे केसेस आए हैं जिनको सुन करके या देख करके ऐसा नहीं लगता कि मतलब न्यायपालिका सही मानों में इंसाफ कर पा रहा हो या इसको बहरहाल मुतनाज़ मत माना जाता इन फैसलों को। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट जाता है और वहाँ से भी कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकलता है तो मुस्लिम कम्युनिटी के पास ऑप्शंस क्या होंगे? देखिए, चाहे ये सरकार फैसला वापस ले या न ले, जी, चाहे अदालत हमारी बात को न सुने, जी, तब भी हम इस सॉन्ग को नहीं पढ़ सकते जो हमारे अकीदे के खिलाफ है। जी, आप पार्टी बेस पर कह रहे हैं? नहीं, मुसलमान बेस पर कह रहे नहीं, हैं? हम ऑन बिहाफ ऑफ मुसलमान कह रहे हैं। जी, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो शिरकिया कलमात अदा करे, वो ऐसी बात कहे जो उसके अकीदे से बराह रास्त टकराती है। और तो ये बात याद होनी चाहिए कि जब मौलाना अली में हयात थे और उस मौके पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया था वंदे मातरम पढ़ने का स्कूलों में, जी, तो मौलाना अली ने कहा था हम अपने बच्चों को विड्रॉ कर लेंगे। जी, क्यों कर लेंगे भाई? इसलिए हम अपने बच्चों को इस तरह की ईमान बचाना है। हाँ, उनको ईमान बचाना है, हम उनको बच्चों को नहीं बेच सकते। तो इस मामले में मुसलमान बहुत हसास है। फैसला वापस लिया जाए या ना लिया जाए, अदालत हमारे हक में फैसला करे या ना करे, हम बहरहाल इसको। देशभक्ति को सिर्फ किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देखा जाता है इस मुल्क में? भाई एक फ़र्ज़ कीजिए एक महिला है, वो किसी की माँ हो सकती है, किसी की बीवी हो सकती है, किसी की बहू हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, किसी की फूफी हो सकती है। हो सकता है इसी धरती को कोई माँ मानता हो, कोई माँ नहीं मानता हो। तो यही तो बात है ना असल में। जब हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है, जी, मुल्क किसी एक मज़हब का मुल्क नहीं है, कोई एक मज़हब को आप सब पे थोप नहीं सकते। जब ये चीज़ आपके यहाँ तयशुदा है, कॉन्स्टिट्यूशनली तयशुदा है, तो आप उसके खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। ये सरकार ने खिलाफ वर्जी की है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वर्जी की है। आप सब पे कैसे थोप सकते हैं किसी एक चीज़ को? तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि ये चीज़, जब ये सब चीज़ें हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त में कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर तमाम मबाहिस में ये बात तय हो चुकी है, जी, उनके खिलाफ जाकर इस सरकार ने ये फैसला किया है। तो बहरहाल ये फैसले को हम चुनौती देंगे और इन्हीं बुनियादों पर देंगे जो बुनियादें मैंने आपको बताई। और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझेगा, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर टकराती है हमारे संविधान से। तो लेकिन खुदा न खास्ता नहीं हुआ अगर हमारे यहाँ फैसला, हमारे सामने ऑप्शन क्या है आपने पूछा, हमारे सामने ऑप्शन ये हम नहीं पढ़ेंगे। मौलाना अबुल हसन अली नदवी के जो है बयान को आप दोहराएंगे? हम दोहरा रहे नहीं, वो बयान सब उनका अपना बयान नहीं था, वो पूरे मुसलमानों को बिहार में दिया था उन्होंने। एक चीज़ और जो है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है कहता ज़रूर है कि हम मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन किसी मसले के हल की जब बात आती है तो कोई एक ऐसी नज़ीर जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कलीदी रोल अदा किया हो और लगा हो कि हाँ ये मुसलमानों की हक की उसके तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, न सिर्फ बात करता है बल्कि उसको ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंट भी करवाता है, ऐसी कोई नज़ीर शाह बानो को इसका लगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसका दायरेकार बहुत महदूद है। वो मुसलमानों के हर मसले पर तहरीक नहीं चलाता। मुसलमानों के वो मसाइल जिनका ताल्लुक़ पर्सनल लॉ से, शरीयत के कानून से है, उसी पर उसका फोकस है, उसी काम के लिए वो बना भी है। तो शाबानों का मुकदमे भी चूँकि शरीयत पे आँच आ रही थी, हमने तहरीक चलाई। अब ये जो इस वक्त में नहीं, ये जो
वक्फ के वक्फ कानून वाला, को जी, पर हाँ। कानून बना के आया, उसके खिलाफ हम तहरीक चला रहे हैं पूरे मुल्क में, अभी भी चल रही तहरीक, कोर्ट में भी हम फरीक हैं उसके ऊपर में, कोर्ट में भी केस लड़ रहे हैं, केस में तो लार्जर बेंच में जाने वाला है ना, उसमें हम फरीक हैं। तो ये उस पर भी केस चला। यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमेशा हमने मुखालिफत की है। अब जब उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुकदमा फैसला हो गया तो उसको चुनौती दी हमने हाई कोर्ट में, वो केस भी चल रहा है। तो जाहिर बात है कि जितने कानूनी रास्ते हैं हम उन तमाम कानूनी रास्तों को अख्तियार करते हैं, चाहे तहरीक चलाना हो समाज के अंदर या अदालतों के अंदर लड़ाई लड़नी हो। मुस्लिम पर्सनल से मुतालिक जितने मामला आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उसमें मुस्लिम पर्सनल बोर्ड रिप्रेजेंट करता है। एक आखिरी सवाल इस मुल्क और इस मुल्क की अदलिया के सिनारियों में, यहाँ कोई भी जब कानून आता है वो आवाम के ख़िलाफ़ हो, पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी की बात मैं नहीं करता हूँ, किसी भी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कोई कानून जब आता है उस पर जब मुकदमे होते हैं तो मुकदमों की हियरिंग एक लंबे समय तक चलती है। इस दरमियान सरकार अपना काम कर रही होती है, इसको किस तनाजुर में देखते हैं आप? एक असल में ये एक मसला, बहुत बड़ा मसला है हमारे सामने और ये सवाल है देश के सामने कि अदालतों में मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब बाज़ औक़ात तो ये होता है जिसने मुकदमा डाला है उसकी तीसरी नस्ल जाकर फैसला होता है। तो ये जो बहुत बड़ा इशू है, इसको किसी हद तक जब हम ये कहते हैं कि हर एक को इंसाफ मिलना चाहिए, हम ये बात भी कहते हैं इंसाफ भी मिलना चाहिए और इंसाफ सहलुल उसूल भी होना चाहिए, मतलब ये कि वो जल्दी से मिल जाए, आसानी से मिल जाए। तो अदालतों में इस वक्त 5 करोड़ मुकदमात हैं, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक। और जब तीन करोड़ मुकदमात थे उस वक्त एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, रिटायर्ड चीफ जस्टिस इंडिया ने ये बात कही थी कि अगर इसी रफ्तार से मुकदमात चलते रहें तो इन मुकदमात का कोई नया मुकदमा नहीं आए, अब तक जो मुकदमात हैं इन मुकदमात के निपटारे के लिए 300 साल लगे। तो आप अंदाजा लगाइए, अब तो 500 साल कहेंगे लोग, 500, अब तो 5 करोड़ मुकदमात हो गए। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि असल में इस पूरे मसले को रिजॉल्व करने के लिए रास्ते तलाश करने चाहिए। एक रास्ता ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का है, ADR के तहत में ऐसी बहुत सारी अदालतें बनती हैं, टेलीफोन अदालत, बिजली अदालत या फैमिली मैटर्स के लिए। तो वो डाइवर्ट होने चाहिए मुकदमात को और नीचे लेवल पे सेटलमेंट हो जाए, ये होता है, ये सब हो जाना चाहिए। बेल के मुकदमा तक पड़े हुए हैं, बरसों पड़े रहते हैं बेल के मुकदमा, और अदालत कहे जाती है बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, उसके बावजूद बेल नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बेल भी हो गई है लेकिन बेल के लिए पैसा नहीं है देने के लिए उनके पास, वो जेलें पड़े हुए हैं। तो इसको इस पूरे निज़ाम कानून भी रिव्यू चाहता है हमसे। पूरा हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो उसका रिव्यू की ज़रूरत है। मतलब एक लंबे समय तक केस को अटकने की वजह से ये एक टूल बन गया है सरकारों के लिए, हाँ, जनता के सरकार के लिए टूल बन गया। अब आप दूसरी और अहम बात बताना चाहता हूँ मैं आपको। जी, ये जो काले कानून आ रहे हैं, मको का, गजको का, UAPA, उससे पहले टाडा, उससे पहले पोटा, ये कानून भी आप देखिए लाए किस लिए जाते हैं, टेररिज्म के खात्मे के लिए। यानी टाडा आया था, 10 साल रहा, 85 से लेकर 95 तक, 67 हज़ार मुकदमात फाइल, 67,000, 1% कन्विक्शन हुआ, 99% बोगस केसेस थे, कन्विक्शन नहीं हुआ। इसी तरह UAPA में अब तक का कन्विक्शन का रेट जो है 2% है। तो ये बेसिकली जितने काले कानून हैं ये सरकार के और प्रशासन के हाथ में एक टूल है, पुलिस के हाथ में। किसी से भी दुश्मनी हो, किसी से भी लंबा डालना हो, उसको UAPA के अंदर लगा दो। आप बताइए, हमने तहरीक चलाई टाडा के खिलाफ, टाडा चला गया, पोटा आ गया, पोटा के खिलाफ तहरीक चलाई, पोटा चला गया। अब जितने पोटा के ड्रैकोनियन प्रोविजन थे वो सब डाल दिए UAPA के अंदर आ गए। और किसने डाले? BJP ने डाले, कांग्रेस ने डाले। तो ये सरकारों ने इसको एक आसान रास्ता समझा है कि किसी मुखालिफ आदमी को जेल में बंद करना है और लंबे समय तक बंद करना है तो ऐसे काले कानून डाल दीजिए। अब ये UAPA कानून लाया गया टेररिज्म के लिए, अब हर चीज़ पे अप्लाई होता है UAPA कानून। अच्छा, एक आखिरी बात, हालांकि अब वक्त ज़्यादा हो गया, कि जब वो एक लंबे समय तक केस जो है हेयरिंग के प्रक्रिया से गुजरता है, इस दरमियान जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। उमर खालिद तकरीबन 5.5 साल हो गए, शबीर रहमान को तकरीबन 5.5 साल हो गए, मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब का भी मैंने जिक्र किया आपसे नाश्ते के दौरान, तकरीबन 4 साल हो गए। ये जिंदगियां जो जेलों में गुजर रही हैं,
इसके लिए कोई मतलब एक जवाबदेह होना चाहिए ना, कौन जवाबदेह होगा इसका? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ये भी एक फेल्योर है कि एक आदमी को 17 साल बाद, अब 5 साल 5.5 साल बाद कर रहे हैं, मेरे पास ऐसे केसेस हैं 17 साल 24 साल के बाद एक्विटल हुआ। 24 साल जिंदगी के ज़ाय हो गए, खत्म हो गई खत्म हो गई, नहीं खत्म होगी ना, कोई अकाउंटेबल नहीं। जिन लोगों ने चार्जशीट बनाई थी वो प्रमोशन पा के रिटायर्ड हो गए, बेनिफिट हासिल कर लिए। अब आप कोई कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है ना भाई, चार्जेस गलत लगाए गए थे, चार्जेस गलत फ्रेम किए गए थे, झूठी बोगस चार्जशीट बनाई गई थी। तो जिन लोगों ने चार्जशीट बनाई थी, जिन लोगों ने बोगस मुकदमा कायम किया था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जो आदमी जेल चला गया उसकी ज़िंदगी तबाह हुई, उसके पूरा ख़ानदान तबाह हो गया, और जिसने ज़िंदगी तबाह की उसको प्रमोशन मिल गया, प्रमोशन मिल गया। तो ये पूरे, मैंने बताया ना आपको, जहाँ इसकी ज़रूरत है कि एक काले कानून का रिव्यू होना चाहिए कि जिसके लिए बनाया गया उसमें फ़ायदा है या नुकसान है, और इसका नुकसान आम आदमी को कितना पहुंच रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो मुकदमात कायम किए जाते हैं, अगर उसमें एक्विटल हो गया तो एक्विटल होने का मतलब ये कि झूठा मुकदमा था, 90% झूठा मुकदमा था, उसकी जांच होनी चाहिए, और जो लोग उस झूठे मुकदमे को कायम करने वाले थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस दिन आप ये कानून बना देंगे कि अगर मुकदमा झूठा साबित हो जाए तो मुकदमा बनाने वालों पर कार्रवाई होगी, उस दिन देखिए मुकदमा खत्म हो जाएगा, झूठे मुकदमा खत्म हो जाएंगे। नाजरीन, ये थे डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब, स्पोक पर्सन मुस्लिम पसमानदा बोर्ड और वेलफेयर पार्टी के संगठन मंत्री और साबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपका ये कहना था कि जिस दिन कोर्ट में झूठे मुकदमा दर्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएं, उस दिन इस मुल्क से नाइंसाफ़ी का बहुत ही जल्दी खात्मा मुमकिन है। तो वीडियो को आखिर तक देखने के साथ आप इसे शेयर भी ज़रूर करते रहें और लोगों तक पहुंचाते रहें, ताकि बिना शोर शराबे वाली ये जेन्युइन गुफ्तगू लोगों तक पहुंचे, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके।